हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम तीन प्रकार के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा 7.5 जिसका नाम है वर्गीकरण की आवश्यकता। फिर होगा 7.6 जिसका नाम है वर्गीकरण, और उसके बाद में आएगा 7.7 जिसका नाम है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। तो ये टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में कहाँ पे दिया हुआ है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो आप जो ये पैराग्राफ देख रहे हैं इस पृष्ठ पर, इतना ही आपको इस टॉपिक के बारे में दिया है, तो मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमें वर्गीकरण करना है। किन का वर्गीकरण करना है? तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का हमें वर्गीकरण करना है, यानी कि उनको व्यवस्थित करना है। अब तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्या तत्व और पदार्थ एक ही होते हैं या फिर तत्व अलग होते हैं? तो तत्व की परिभाषा होती है कि किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था को तत्व कहा जाता है। जैसा कि मैंने किसी सुनार की दुकान से सोना खरीदा, वो एकदम 100% प्योर था, यानी कि उसके अंदर सभी परमाणु सोने के थे, उसमें एक भी परमाणु किसी अन्य तत्व का नहीं था। तो उसका मतलब वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है, यानी कि शुद्धतम अवस्था है। तो वो एक प्रकार का तत्व है। अगर मैंने सुनार से सोना खरीदा और उसमें कुछ अशुद्धि मिली हुई है, चाहे कुछ परमाणु मिले हों किसी अन्य तत्व के, तो वो तत्व नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ अशुद्धि है। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था को हम क्या कहते हैं? तत्व। अब हम बात करते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं एक एग्जाम्पल से इस पूरे टॉपिक को रिलेट करूँगा। हमारे पास मान लीजिए अनेक सारे चैप्टर्स हैं जो अलग अलग विषय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ विज्ञान के हैं, कुछ गणित के हैं और कुछ सामाजिक के हैं। उन सभी चैप्टर्स को मिलाकर हमें एक बुक बना करके दे दिया गया है, और हमें कहा गया है कि हमें इन चैप्टर्स को पूरा पढ़ना है और लगातार रूप से पढ़ना है। कभी भी कोई भी चैप्टर आ सकता है, विज्ञान, गणित, सामाजिक वगैरह का। तो हमें पढ़ने में कितनी दिक्कत होगी आप समझ सकते हैं। कभी विज्ञान का आ रहा है, कभी गणित का आ रहा है, कभी सामाजिक का आ रहा है। तो अगर हम क्या करें कि उनमें से सारे विज्ञान के चैप्टर्स को अलग करके उसकी एक बुक बना लें, गणित के चैप्टर्स को अलग करके उसकी अलग बुक बना लें, और उसी प्रकार से सामाजिक की अलग बुक बना लें, तो आप समझ सकते हैं दोनों में से हमें किसे पढ़ने में आसानी होगी? जिसमें हमने समान गुणों वाले चैप्टर्स को एक साथ रखा है, यानी कि सारे विज्ञान के चैप्टर्स को विज्ञान की बुक में रख दिया, गणित के चैप्टर्स को गणित की बुक में, और सामाजिक के चैप्टर्स को सामाजिक की बुक में। तो वर्गीकरण करने पर हमें क्या हुई? उसका अध्ययन करने में आसानी हुई। ठीक है, उसी प्रकार से वर्तमान में कुल 118 तत्व है जिन्हें आप 118 चैप्टर्स से रिलेट कर सकते हैं। हमें उनका अध्ययन करना है, परंतु उनके गुणों में भिन्नता है। ठीक है, तो हमें उसका अध्ययन आसानी से करने के लिए क्या करना होगा कि जो समान गुण वाले तत्व होंगे उनको एक साथ रखना होगा। जिस प्रकार से हमने समान विषय के चैप्टर्स को एक साथ रखा था, उसी प्रकार से समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने पर हम उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे वर्गीकरण की पहली आवश्यकता है, जिसे हम पॉइंट के रूप में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विभिन्न तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों का अध्ययन आसान तरीके से करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को गुणों के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। गुणों के आधार पर, ठीक है, जिस प्रकार से हमने समान गुणों वाले चैप्टर्स को एक बुक में एडजस्ट किया था, उसी तरह से समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ एक सही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। वर्गीकरण की आवश्यकता का थर्ड पॉइंट है कि साथ ही नए जो तत्व हमें मिले उनका अध्ययन भी हम आसानी से कर सकें। मान लीजिए हमने वर्गीकरण तो कर दिया, परंतु एकदम से हमें नए तत्व की खोज हुई, हमें नया तत्व मिला, तो हम उसका अध्ययन आसानी से कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए वापस से आप पाठ्य पुस्तक वाले एग्जाम्पल पर आइए। ठीक है, मान लीजिए नया सिलेबस आया, उसमें एक नया चैप्टर ऐड हुआ जिसका नाम था दैनिक जीवन में रसायन। तो हम उसका अध्ययन किस पुस्तक के साथ कर सकेंगे? विज्ञान पुस्तक के साथ। तो हम उसको विज्ञान पुस्तक के साथ ऐड कर देंगे ताकि उसका अध्ययन करना आसानी से हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें कोई नया तत्व मिल जाए,
अगर हम उस तत्व को उसके समान गुणों वाले तत्वों के साथ अध्ययन करेंगे तो आसानी से उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही बता रहा है कि जो नए तत्व की जिनकी खोज होगी उनका अध्ययन भी हम सुगमता से कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? जब हमने वर्गीकरण किया हुआ होगा। तो 3 पॉइंट्स आप उस एग्जाम्पल से रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। मैं वापस से उनको रिपीट करता हूँ। विभिन्न तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों के अध्ययन को आसानी से करने के लिए और गुणों के आधार पर एक सही क्रम में व्यवस्थित करने का वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, और साथ ही जो नए तत्व हमें प्राप्त होंगे उनका भी अध्ययन आसानी से हो सकेगा। तो इसी के साथ मैंने आपको वर्गीकरण की आवश्यकता वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट रूप से समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7.6 जिसका नाम है वर्गीकरण। पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्थित है। इसमें आप 2 प्रकार के वैज्ञानिकों के नाम भी देख रहे होंगे। सबसे पहले हैं डोब्राइनर और दूसरे हैं न्यूलैंड। तो इन दोनों ने वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास किया था उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोब्राइनर के त्रिक। तो जब ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ उस समय कुल 33 तत्वों की खोज हो चुकी थी, यानी कि डोब्राइनर ने इन 33 तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। प्रयास कैसे किया? कि उन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए। ठीक है, 3-3 तत्व के जोड़े बनाए। उन जोड़ों को बनाने का क्या कारण था वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको भाषा को समझाऊंगा। तो ये एक प्रकार का डोब्राइनर का ट्रिक मैंने यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मैंने इन तीनों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा है, 7, 23 और 39। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू होता है P + N, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें क्या करना है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो डोब्राइनर के त्रिक थे उनमें एक गुण था कि पहले और अंतिम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है उसका औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। औसत का आप फॉर्मूला जानते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो पहले और लास्ट वाला जो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान का योग कितना है? 39 + 7 कितना हो जाएगा? 46। 46 में यहाँ पर राशियों की संख्या कितनी है? 2। तो हमें प्राप्त हुआ 23, जो कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। उसी प्रकार से उसने पाया कि जिस प्रकार से बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों का मध्यवर्ती होता है, उसी प्रकार उसके गुण भी इन दोनों तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। जैसे कि इसकी चालकता कम है, इसकी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी चालकता इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि गुण भी बीच वाले तत्व के मध्यवर्ती पाए गए। इसी के आधार पर उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब हम देखते हैं सिद्धांत। तो आप देख सकते हैं उसने क्या कहा कि समूह के तत्वों को जब उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है एवं गुण भी दोनों के मध्य में होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। परंतु उसकी एक कमी थी, उस कमी को एक बार देखते हैं। हालांकि उसने दिमाग खूब लगाया, औसत निकाला, परमाणुओं को तत्वों को व्यवस्थित किया, परंतु उसकी एक कमी थी कि वो केवल 3 ट्रिक ही समझा पाया। वो 3 ट्रिक कौन कौन से थे उसको भी आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन 3 ट्रिक को ही वो समझा पाया, इसके अलावा वो कोई भी ट्रिक नहीं बना पाया। तो 3 ट्रिक में कुल मिलाकर कितने तत्व हो गए? 9 तत्व, यानी कि उस समय ज्ञात 33 तत्वों में से केवल वो 9 तत्वों को ही व्यवस्थित या फिर वर्गीकृत कर पाया। तो ये उसकी एक कमी हो गई। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इसका क्या सिद्धांत था। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। तो इसने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके 3-3 तत्वों के समूह बनाए। उसमें उसने पाया कि मध्यवर्ती जो तत्व था उसके गुणधर्म शेष 2 तत्वों के बीच में थे और उसका परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के औसत के बराबर था। अब हम देखते हैं कि न्यूलैंड ने अपना सिद्धांत किस प्रकार से प्रतिपादित किया। तो जब उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहा तो उस समय तक कुल 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, यानी कि न्यूलैंड का कार्य था इन 63 तत्वों को वर्गीकृत करना या फिर व्यवस्थित करना। तो उसने क्या प्रयास किया
कि उसने भी इन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर पाया कि 8वें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के समान प्राप्त हुए। ठीक है, जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं, उसने ये सारणी बनाई और उसने देखा कि जो 8वां तत्व था उसके गुणधर्म पहले तत्व के समान थे, यानी कि पोटेशियम के गुणधर्म सोडियम के समान थे। ठीक है, तो इस प्रकार उसने सारणी बनाई। उसको उसने एक संगीत के सुरों के साथ भी रिलेट किया, जो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प ध नी सा, ठीक है, 7 स्वर होते हैं, उसके बाद में ये सा वापस से आता है 8वें नंबर पे, यानी कि 7 स्वरों के बाद 8वें नंबर पे जो स्वर आता है वो पहला स्वर के समान होता है। उसी प्रकार उसका सिद्धांत भी था कि जो 7 तत्व आते हैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, उसका जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से उसने अपने सिद्धांत को संगीत के स्वरों के साथ रिलेट किया। तो इस सिद्धांत की क्या कमी थी जिसके कारण इसे व्यापक रूप में लागू नहीं किया जा सकता, उस कमी को एक बार देखते हैं। तो जैसा कि आप सारणी में देख सकते हैं, उसने केवल तत्वों को कैल्शियम तक ही गुणों के आधार पर व्यवस्थित कर पाया। ठीक है, उसके आगे उसका सिद्धांत लागू नहीं हुआ, यानी कि कैल्शियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, उसके आगे वह सिद्धांत लागू नहीं कर पाया। कैल्शियम तक उस समय कुल 16 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, परंतु कुल तत्वों की संख्या 63 थी। 63 में से ओनली 4 वो 16 तत्वों को वर्गीकृत कर पाया, इस कारण से उसका सिद्धांत लागू नहीं हो पाया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इससे पहले देख लीजिए कि पाठ्य पुस्तक में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक है। ठीक है, जो लाल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ तक इस टॉपिक को विस्तृत किया गया है। तो इसको हमें विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सवाल बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7.7 नंबर टॉपिक, जिसका नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो ये सारणी किन किन वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई? दमित्र मेंडलीफ और लोथर मेयर। उस समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, जो कि न्यूलैंड के समय भी थे। तो मेंडलीफ ने इन 63 के 63 सभी तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, जबकि न्यूलैंड ओनली फॉर 16 तत्वों को व्यवस्थित कर पाया था। तो मेंडलीफ ने ऐसा कौन सा सिद्धांत काम में लिया, उस सिद्धांत को देखते हैं। तो मेंडलीफ ने कहा कि जब तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक वर्ड काम में लिया, निश्चित अंतराल, और उसने इसी आधार पर इन 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। इस सिद्धांत को शॉर्ट में कहा जाता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जिसका मतलब होता है कि समान अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है जब उन्हें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो उसकी सारणी कैसी थी, उस सारणी को एक बार हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं उसकी सारणी कुछ इस प्रकार से थी। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो ऊर्ध्वाधर लाइनें आप देख रहे हैं, ऊपर गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, तो ये 8 जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उसे मेंडलीफ ने कहा वर्ग। ठीक है, जो लाल कलर में आप देख रहे हैं इसे मेंडलीफ ने कहा वर्ग, जबकि जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां क्षैतिज है, इसे मेंडलीफ ने कहा आवर्त। ठीक है, खड़ी वाली वर्ग और जो क्षैतिज है उसे उसने कहा आवर्त। ठीक है, तो अब इस सारणी के कौन कौन से गुण थे, उन गुणों को 1 बाय 1 देखते हैं। पहला गुण, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं जो उप वर्गों ए और बी में विभाजित है। सारणी में देखिए एक ही वर्ग में 2 प्रकार की लाइनें आपको दिख रही होगी। ठीक है, और ऊपर ए बी लिखा है, मतलब एक वर्ग को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जिनके नाम है ए एंड बी। अब देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड गुण है उसका कि सारणी में 6 आवर्त थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उन्हें पुनः श्रेणियों में बांटा गया, यानी कि जो नीचे वाले आवर्त आप देख रहे हैं उन्हें 2-2 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। तो ये इसका सेकंड गुण हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर गुण। आप सारणी को देख सकते हैं कि वर्ग 1 से स्टार्ट होकर 8 तक है, तो उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो जब
अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उन्हें कहाँ पर रखा गया? शून्य वर्ग बनाकर सारणी में दर्शाया गया। जो फर्स्ट वर्ग है उसके आगे एक और वर्ग बनाया गया और उसमें उन अक्रिय गैसों को प्रदर्शित किया गया। तो ये तो थी पुरानी सारणी। अब नई सारणी आप देख पा रहे होंगे जिसमें पहला जो वर्ग आप देख रहे हैं शून्यवां वर्ग, उसमें उसने अक्रिय गैसों को स्थान दिया। तो थर्ड पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है कि गुणों की आवर्तीता को बरकरार रखने के लिए किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उसे परमाणु भार का जो क्रम था उसे भी तोड़ना पड़ा। जैसा इसका एग्जाम्पल है कि जो आयोडीन होता है उसका परमाणु भार होता है 126.9 और टेल्यूरियम का होता है 127.6। यानी कि हिसाब से देखें तो टेल्यूरियम को आयोडीन के बाद आना चाहिए क्योंकि इसका परमाणु भार क्या है? अधिक। परंतु सारणी में अगर देखें तो आप लाल वाला घेरा देख रहे होंगे, इसमें आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया है जो कि इसके मूल सिद्धांत का विखंडन कर रहा है। यानी कि किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उसने परमाणु द्रव्यमान के अलावा गुणों की आवर्तीता पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ऐसा उसने क्यों किया? इसके पीछे कारण था कि आयोडीन के जो गुण हैं वो 7वें वर्ग से ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, आयोडीन किस वर्ग में है? 7वें वर्ग में है। छठे वर्ग से उसके गुण कम मिलते थे जबकि 7वें वर्ग से उसके गुण ज़्यादा मिलते थे। इस कारण से आयोडीन को टेल्यूरियम के आगे रखा गया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि उसने कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े। यानी कि जब उसने गुणों के मतलब परमाणु द्रव्यमान के रूप में उसने व्यवस्थित किया तो उसने बीच बीच में कुछ स्थान भी छोड़े और जो तत्वों की खोज होने वाली है उनकी भविष्यवाणी भी की कि उनके कौन कौन से गुणधर्म होंगे। और उसने नाम दिया एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ठीक है, तो इनका उसने स्थान छोड़ा था और कुछ समय पश्चात उन तत्वों की खोज हुई जिन्हें नाम दिया गया स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम। और ये पाया गया कि जैसे गुणधर्म मेंडलीफ ने बताए थे वैसे ही गुणधर्म ये तत्व प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे मेंडलीफ के लिए कि जैसे ही उसने भविष्यवाणी की थी वही भविष्यवाणी आगे जाकर सही हुई। इस प्रकार आप इन पांचों पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। वापस से रिपीट करता हूं मैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं जो 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में सारणी में 6 आवर्त थे जिन्हें पुनः 2 श्रेणियों में बांटा गया। जो नीचे वाले आवर्त थे उन्हें पुनः 2 श्रेणियों में बांटा गया। थर्ड नंबर पॉइंट है उस समय तक अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी, बाद में उन्हें शून्य वर्ग बनाकर सारणी के आगे स्थान दिया गया। फोर्थ नंबर पॉइंट है कुछ गुणों की आवर्तीता को बरकरार रखने के लिए कहीं कहीं पर परमाणु भार के क्रम को तोड़ा गया। जैसे कि आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा गया क्योंकि आयोडीन सातवें वर्ग के साथ अधिक समानता प्रदर्शित कर रहा था। पांचवा पॉइंट था कि उसने कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया, उनके गुणधर्मों की भविष्यवाणी भी की और उसने उनका नाम दिया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और उसकी भविष्यवाणी सही हुई। बाद में जो स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम तत्व थे उनके गुणधर्म वैसे ही थे जैसी भविष्यवाणी यहाँ पर मेंडलीफ ने की थी। तो इतनी सफल सारणी बनाने के बाद भी उस सारणी में कुछ कमियाँ थी। उन कमियों को अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहली कमी, जैसा कि हमने उसके गुणों में भी देखा था कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के क्रम को भंग किया गया। उसने प्राथमिकता किसको दी? गुणों में आवर्तीता को परमाणु भार की अपेक्षा कहीं कहीं पर अधिक प्राथमिकता दी। तो ये उसकी पहली कमी हो गई। देखते हैं दूसरी कमी। सेकेंड नंबर कमी कुछ इस प्रकार से है कि कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा और कुछ असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। हालांकि इसके एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इनको बता देता हूं कि कॉपर, मरकरी अलग अलग गुण दर्शाते हैं परंतु फिर भी इन्हें एक ही वर्ग में रखा। और AgTl ये भी अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं फिर भी इन्हें एक वर्ग में रखा गया। ये है सिल्वर और ये है थेलियम। ठीक है, इनको भी एक वर्ग में रख दिया। और साथ ही उसने कॉपर AgAu यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो कि समान गुण प्रदर्शित करते हैं, इनकी चालकता बहुत ही अधिक होती है, फिर भी इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। और मैंगनीज को हैलोजन के वर्ग में रखा गया जो कि कहीं से भी समान गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये उसकी दूसरी कमी हो गई कि वो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। वो प्रथम वर्ग और हैलोजन वर्ग दोनों के साथ समानता प्रदर्शित करता था तो उसकी स्थिति को निश्चित नहीं कर पाया। अब देखते हैं चौथी कमी। चौथी कमी थी उसकी कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया।
यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक, जबकि उनको सारणी में कहीं पर भी अलग से नहीं दर्शाया गया। तो ये उसकी चौथी कमी हो गई। तो आज के हमारे तीनों टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वाले जो वीडियोस हैं 5वां 6ठा चैप्टर या 7वें चैप्टर के पीछे वाले 4 पार्ट्स उनको भी साथ साथ में करते जाइए ताकि आपका रिवीजन साथ में हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।